हमारे खास कार्यक्रम कोरोना वॉरियर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। कोरोना महामारी के बीच अचानक बड़ी मरीजों की संख्या से अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों को मौत की खबरें सामने आ रही थीं। छतरपुर में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। ऐसे में सांसों की डोर थामने आगे आए विधायक आलोक चतुर्वेदी। ऑक्सीजन की मारामारी को देखते हुए आलोक चतुर्वेदी ने खुद के खर्चे पर 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन लगाकर खेलग्राम ऑक्सीजन बैंक की नींव रखी। विधायक की इस पहल से लोगों को राहत मिलना शुरू हुई। इसके बाद विधायक आलोक चतुर्वेदी ने शहर के व्यवसायियों, समाज सेवियों से ऑक्सीजन बैंक में सहयोग की अपील की। लोगों ने करीब 40 ऑक्सीजन मशीनें और भेंट की। विधायक ने अपने व्यवसायिक भवन को आइसोलेशन के लिए देने तक का फैसला किया और यहां रुकने वालों के लिए भोजन, पानी, बिजली की व्यवस्था का भी पूरी तरह जिम्मा लिया। और ज़्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ विधायक आलोक चतुर्वेदी लाइव जुड़े हैं। उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से इस कोरोना काल में उन्होंने लगातार कोशिशें की और आज वो पहल रंग ला रही है। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। आलोक जी, मेरा पहला सवाल जो आपने किया वो तो सभी देख रहे हैं और कोरोना काल ऐसा समय रहा जबकि लोग चाहते थे, समझना चाहते थे, जूझ रहे थे लगातार और मानसिक रूप से भी बहुत परेशान थे। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि का आगे आना और इस तरह से काम करना, मैंने पहले कई सालों पहले हम लोगों ने सुना था कि आपको पानी वाले चाचा के नाम से लोग बुलाते हैं और अब ऑक्सीजन वाले चाचा के नाम से बुलाने लगे हैं। कैसा लगता है? ये सब जनता का प्यार है। हम जनता के बीच में उनके सुख दुख में खड़े रहेंगे, हम उनके बीच जाएंगे तो निश्चित रूप से उनसे प्यार मिलेगा। वैसी ही आपकी छवि बनेगी और हम उनके साथ, अपने क्षेत्रवासियों के साथ खड़े रहते हैं। मेरे सामने जो बात आती है उसको पूरा करने का प्रयास करता हूँ। अब ये आना है, ये उनकी मर्जी है, ये प्यार है। जो प्यार मिल रहा है मैं उससे तसल्ली करता हूं और बहुत अच्छा लगता है जी। बुंदेलखंड क्षेत्र रिश्तों के लिए जाना जाता है। यहाँ कोई भी संबोधन केवल संबोधन नहीं है। आपको प्यार से लोग पज्जन भैया, पज्जन चाचा के नाम से बुलाते हैं। तो जब ये चाचा शब्द ये संबोधन में आता है तब कैसा महसूस करते हैं आप? तब ऐसा लगता है विकास भाई कि अब एक जिम्मेदारी, जो लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, जो एक भरोसा करते हैं, एक जिम्मेदारी बड़े के नाते मेरी बनती है, उसे पूरा करने में जो एक अंदर से अपने आप में खुशी का महसूस होती है, निश्चित रूप से इस संबोधन के बाद मेरी जिम्मेदारी और जवाबदारी और ज्यादा बढ़ जाती है और जिसको पूरा करने के लिए मैं हरदम प्रयासरत रहता हूं और लगातार संपर्क में लोगों के बना रहता हूं। लोग लगातार ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे थे। कोरोना काल में तो हमने देख लिया कि किस तरह से मानवीय संवेदनाओं की लोगों को ज़रूरत थी। लोग चाह रहे थे कि कोई उनके बीच में से निकल के आए, कोई उनका हाथ थाम ले और आगे उनको पकड़ करके ले जाए। लोगों के अंदर जो भय व्याप्त था, ऐसे में आपने ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की। विचार कहाँ से आया और कैसे इस शुरुआत का आपने सोचा कि इससे कितनी राहत लोगों को दी जा सकेगी, जबकि एक बड़ा तबका इससे प्रभावित था, लेकिन उसके बावजूद आपने शुरू किया और आज वो पहल अलग ही दिखाई दे रही है? निश्चित रूप से जब मैं यहाँ छतरपुर में हॉस्पिटल में गया और मैंने देखा कि यहाँ स्थिति बद से बदतर है और लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, मैंने सारे प्रयास कर लिए। मैंने यहाँ तक प्रयास किया कि शासन स्तर से ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। मैंने ये प्रयास किया कि कहीं से भी मुझे पैसा लग जाए, मैं पेमेंट करने को तैयार हूँ, लेकिन ऑक्सीजन के टैंकर मुझे यहाँ मिल जाए। गवर्नमेंट ने सारी चीजों को सेंट्रलाइज कर लिया था, टैंकर मिल नहीं रहे थे और यहाँ एक वातावरण दिन पे दिन बड़ा विस्फोटक होता जा रहा था। तो एक मन में विचार आया कि जब तक ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो कुछ ना कुछ इसका सब्स्टिट्यूट निकालना चाहिए। लोगों से चर्चा, डॉक्टरों से चर्चा हुई, बातचीत हुई कि अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाए जाए तो क्या राहत मिलेगी? बोले निश्चित मिलेगी। तो उस दिमाग में फिर वो चीज चली और मैंने तत्काल 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो बड़ी मुश्किल में मिले उनको बुलाया और उसको तत्काल यहाँ से अपने खेलग्राम से ही उसका संचालन करवाया। जो लोग अस्पताल में ले जाना चाहे वो अस्पताल ले गए, जो घर ले जाना चाहते थे वो घर ले गए। लोगों को इस तरह से ये ऑक्सीजन की
जो दिक्कत पड़ रही थी, जो परेशानी पड़ रही थी, वो पूरी होना शुरू हुई। साथ ही साथ मैंने अपने शहरवासियों पे, जैसा मुझे विश्वास और भरोसा रहता है, सब लोग आगे आके, वो दानवीर, वो परोपकारी भाई, सब लोग आगे आते हैं। और उन लोगों ने, मैंने अपील की, इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक को अपन बढ़ाएं, और जो टूटती हुई सांसें हैं उनको जितना हम थाम सकें, जी हम, हमारे लिए, हमारे शहर के लिए अच्छी बात होगी। जी लोगों ने दिल खोलकर मुझे सहयोग दिया, और करीब करीब 40 से ज्यादा मशीनें, एक मशीन तो अभी कल भी मेरे बैंक में आई है, अभी भी मशीनों का तांता लगा हुआ है। मैं निश्चित रूप से छतरपुर वालों को, छतरपुर वासियों को धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि जी निरंतरता से मुझे सहयोग कर रहे हैं, और ये ऑक्सीजन बैंक, कॉन्सेंट्रेटर बैंक सफल रहा है, और टूटती सांसों को हमने थामा है। जी विधायक जी, एक चीज जो हम देखते हैं, एक जनप्रतिनिधि का जीवन सार्वजनिक होता है, यानी कि वो सभी के लिए है, और ऐसे में परिवार के लोग उन कमी खलती है। और जब पूरा विधानसभा क्षेत्र ही परिवार बन जाए, जब पूरा शहर ही परिवार बन जाए, तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए क्या कुछ आप फील करते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों तक ये बात भी पहुंचे कि एक जनप्रतिनिधि का जीवन सामान्य नहीं होता है, सामान्य से कई गुना अलग होता है। हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? निश्चित रूप से आपने जो बात रखी है, कोरोना एक ऐसी महामारी है कि ये, चाहे मैं हूं, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे क्षेत्र के लोग हों, चाहे जिले के लोग हों, इससे कोई अछूता नहीं। और इस दूसरी लहर में मेरे परिवार में भी मेरी बेटी को और घर के सदस्यों को कोरोना हुआ। मुझे भी उनके इलाज के लिए कुछ दिनों बाहर रहना पड़ा, और साथ साथ जब मैं ये अपने परिवार में इस महामारी को देख रहा था, और साथ ही साथ छतरपुर की खबर मिल रही थी कि हमारे क्षेत्र में भी बड़ा विकट परिस्थितियां हैं, तो दोनों तरफ से मैं बड़ी असमंजस की स्थिति में फंसा था। एक तरफ बिटिया कोरोना से पीड़ित थी, और जी दूसरी तरफ हमारे क्षेत्र, जो जो मेरा परिवार है, जी वो क्षेत्र, वो यहाँ के लोग परेशान हैं। तो मैं ये समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से जल्द वहां पहुंचूं, और जी अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में, अपने परिवार के लिए लोगों के बीच में पहुंचूं, और जो मदद कर सकता हूं उनके बीच में जाके उनकी मदद करने के लिए मैं ये शुरुआत करूं। और जब यहाँ आया, और वही बात जो आपके सामने आई कि यहाँ पर तमाम किल्लतें थी, जी लोगों को बिस्तर नहीं मिल रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, सारी अव्यवस्थाएं थी, जी उनसे लड़ा, जूझा, और लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया। जी आ, विधायक जी, इस पूरे कार्यकाल में अगर देखा जाए, तो जब आप विधायक नहीं हुआ करते थे तब भी जनसेवा में जुड़े जी रहे। लोग बताते हैं, क्षेत्र के लोग बताते हैं कि किस तरह से एक जनप्रतिनिधि के लिए यही मायने नहीं है कि जब वो निर्वाचित हो तभी लोगों की सेवा करे। जब आप विधायक नहीं थे तब आपने भरपूर मात्रा में लोगों को पानी उपलब्ध कराया। तो ऐसी सोच कहाँ से आती है? क्या कुछ क्षेत्र में जो लोग हैं उनको कैसे इतने स्तर पर अपना पाते हैं और उनकी फिक्र कर पाते हैं? हर एक आदमी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना बहुत कठिन काम है, लोग अपना परिवार भी नहीं संभाल पाते। तो ऐसे में कैसे ये विचार आते हैं और कैसे आप कुछ कर पाते हैं? विकास जी, जब आप जिनके बीच में रहते हैं, जिस शहर में मैं जन्मा हूं, जी जिस शहर में मुझे सब कुछ मिला है, जी जो प्यार मिला है, जो आशीर्वाद बड़े बूढ़ों का मिला है, उनके बीच में जब रहता हूँ, जब आपके सामने वो लोग आते हैं कि ये तकलीफ है, ये परेशानी है, और मुझे ईश्वर ने इस लायक सक्षम बनाया है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, तो निश्चित रूप से ये भाव आपके मन में आएगा। पिछले, जब यहाँ पर अन्य कई सालों से सूखा पड़ रहा था, और पानी की किल्लत, बूंद बूंद पानी के लिए, पीने के पानी के लिए लोग परेशान थे, तरस रहे थे। जी जो प्रशासकीय व्यवस्थाएं थी, शासन की व्यवस्थाएं थी, जिनको ये पानी पहुंचाने का काम करना था, जी तो उनने वो व्यवस्थाएं में अवसर देखने लगे थे। जो लोगों को राहत मिलनी चाहिए जी वो ना पूरा करके लोग बहुत बुरी तरह से परेशान थे। मन में विचार आया कि किस तरह से इसको किया जाए। मैंने टैंकर खरीदे। टैंकर खरीदने के बाद वहाँ पानी का सोर्स नहीं, किस तरह से ढूंढा जाए, पानी का सोर्स ढूंढा, जी पानी की व्यवस्था की,
और निरंतर घर घर पानी, मैंने पिछले 8 से 10 सालों से लगातार घर घर पानी पहुंचाने का काम किया है। पिछले 2 वर्षों से ये कोरोना का जो समय चल रहा है, इसमें थोड़ी सी अव्यवस्था जरूर हुई है, जी क्योंकि लोग बाहर नहीं निकलते और अगर टैंकर जाते हैं तो भीड़ भी होती है, इसलिए उसको वो भेजना भी उचित नहीं है। लेकिन इन 1.5-2 वर्षों में मैंने ये किया था कि जो नगर पालिका को अमृत योजना का काम चल रहा था, जो मंद गति से चल रहा था, उसको तेजी से कराकर आज शहर में 75% से 80% तक लोगों को पानी पहुंच रहा है। जी और मैं उसके पीछे निरंतर सतत नजर में रखे हूं कि जी जल्द से जल्द पूरे शहर को पानी मिले और जी पानी की परेशानी और दिक्कत ना पड़े। जी जी। यहाँ पर मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के हम हालात देखते हैं, बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में अधिकांश लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो ऐसे में काफ़ी चुनौतियां सामने आती हैं। अभी हाल फिलहाल में जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसे लेकर के भ्रमित स्थितियां लगातार निर्मित हो रही हैं। तो वैक्सीनेशन को लेकर आपको प्रयास करने भी होंगे और आपकी यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं कि बड़ी तैयारी होगी आपकी, और आप इस विषय में भी कुछ सोच रहे होंगे। तो क्या कुछ योजना आपने वैक्सीनेशन को लेकर अपने ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाई है? मैं घर पर बैठकर अपने हर गांव में, पंचायत में फोन लगा रहा हूं जी और जो कार्यकर्ता हैं और जो आम लोग हैं, उनको फोन के माध्यम से मैं ये बता रहा हूं कि वैक्सीनेशन से कोई दिक्कत नहीं है। जी मैं अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है कि मुझे 100 फोन कम से कम डेली करना है। जी अनेक गांवों में फोन करके मैं उनसे बता रहा हूं कि इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी ये वैक्सीनेशन से हमारी जीवन सुरक्षित है और मैंने स्वयं भी वैक्सीनेशन करवाया है। ये एक माध्यम ये है। दूसरा माध्यम ये है कि मैंने अपील भी की है। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को भी इस काम में लगाया है कि आप लोग पहले आगे आए और वैक्सीनेशन करवाएं जी और ये समझाने की कोशिश करें कि ये भ्रम, बिल्कुल इस भ्रम में ना फंसे। ये सारी चीजें गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम जी जितने ज्यादा वैक्सीनेशन करवाएंगे, जितने लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा, हम इस कोरोना महामारी से बहुत ज्यादा हद तक निजात पा जाएंगे। जी इसके साथ ही अगर हम पूरे क्षेत्र की चीज़ें देखें तो वहाँ पर मैंने जैसा कि कहा आपसे कि थोड़ा सा पिछड़ा इलाका नज़र आता है, लोगों में समझ कम है, संचार और सूचना के साधनों का भी अभाव है। और अगर ऐसे में कोई भ्रमित करने वाली जानकारी, चाहे वो धार्मिक हो और चाहे वो सामाजिक हो, अगर फैलती है तो वो वायरस की तरह फैलती है लगातार, और लोगों तक जानकारी एक बार पहुंची तो उसके बाद वो सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं होते। कई तस्वीरें निकल करके आई हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, अधिकारियों से बात नहीं मान रहे, उनकी कर्मचारियों को वहाँ से वापस लौटा दे रहे हैं बेरंग। लेकिन ऐसे में जनप्रतिनिधि अगर भूमिका अपनी उसका निर्वाह करें, जैसा कि आपने बताया कि लगातार आप इस योजना में जुटे हुए हैं, तो एक अधिकारी और जनप्रतिनिधि के बीच हम चाहते हैं कि एक अंतर आप बताएं कि क्या अंतर होता है, क्यों लोग बात करने के लिए तैयार होते हैं, क्यों बात लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं? क्या इसलिए कि आप उनके बीच में से चुनकर आते हैं? क्या इसलिए कि आप लगातार उनकी फिक्र करते हैं? क्या इसलिए कि जब आप विधायक नहीं थे तब भी आपको उनकी फिक्र थी, आज आप विधायक हैं तब भी आपको उनकी फिक्र है? क्या मानते हैं? विकास जी, ये विश्वास, ये भरोसा जी बहुत मुश्किल में हासिल होता है जी और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मेरे क्षेत्र के लोग मुझ पर विश्वास और भरोसा करते हैं। जी और अगर ये चीज हम उनके साथ में, उनकी हर लड़ाई लड़ने के लिए जब तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं, उनके काम करने, उनकी मदद करने के लिए जी खड़े रहते हैं, तो निश्चित रूप से वो आम लोग, वो ग्रामीण जन, वो लोग हमारी बात को गंभीरता से सुनते हैं और गंभीरता से इस पर काम करते हैं। जी लेकिन वही आपने कहा, दूसरी तरफ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनका वो सामंजस्य नहीं बन पाता है। जी तो प्रशासनिक अधिकारियों की जो छवि है और राजनेताओं की जो छवि है, दोनों लगभग लगभग अलग अलग होती है। जी तो मेरा मानना यह है कि अगर आप व्यक्तिगत स्तर से जी अपने क्षेत्र के लोगों के सतत संपर्क में रहेंगे, जी उनकी मदद करते रहेंगे, तो आपका विश्वास और भरोसा उनको रहेगा और जी वो आपकी बात ज्यादा मानेंगे। यही कारण है और यही अंतर है दोनों लोगों के बीच का। जी एक सवाल मैं वापस दोहराना चाह रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि बुंदेलखंड में कोई भी संबोधन केवल संबोधन के लिए नहीं होता है। कोई दादा कहता है, कोई जी। चाचा कहता है, कोई भैया कहता है। सुकून भी मिलता है ऐसे शब्दों के साथ, क्योंकि रिश्तों की अहमियत इन क्षेत्रों में काफ़ी देखी गई है। तो ये संबंध जो आप जोड़ते हैं,
आपने विधानसभा क्षेत्र को परिवार मान लिया और विधानसभा क्षेत्र ने आपको परिवार मान लिया और मुखिया मान लिया, तो ऐसे में कैसा महसूस होता है? क्या सोचते हैं? कितनी ऊर्जा मिलती होगी अंदर से कि और कुछ करना है, नया करना है? और जो योजनाएं आप बनाते हैं उनको किन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखते हैं आपकी क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है जी। और ये अपनों के बीच में रहकर और अपनों से ही ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि उनको परेशानी, उनके दिक्कत, उनको कहाँ पर क्या समस्या है, अगर हमारा वो उनकी समस्या ना हो कि वो हमारी समस्या रहे, तो जी। निश्चित रूप से हम ये मानेंगे कि ये आपस का एक प्रेम है और वो हम पर विश्वास कर रहे हैं। जी। अकेला आज ये जो महामारी का दौर आया है या आज अकेले इस सब चीज को लेके एक दिन का विश्वास नहीं होता है। विकास जी, मैं आपको छोटी छोटी सी बताऊं कि मेरे इस जहाँ के खेल ग्राम परिसर है, जहाँ मेरा निवास भी है, जी। मैं पिछले अनेक वर्षों से, परम पूज्य दद्दा जी थे तो अब जी। यहाँ शिवलिंग निर्माण के कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम भी कराता था। जी। अभी हाल में ही मैंने एक भागवत कथा भी यहाँ करवाई थी। जी। मैं धार्मिक कार्यक्रमों से भी जुड़ा रहता हूँ लोगों के साथ। जी। उसी में 21 कन्याओं का सामूहिक विवाह में उन गरीब कन्याओं का जी। यहाँ विवाह भी करवाए हैं जी। जो लोगों की आवश्यकता, जरूरत होती है, लोग कर नहीं पाते हैं, जी। परेशान होते हैं। और आगे के लिए मैंने इस चीज की भी घोषणा की है जी। कि आप निरंतर मुझसे संपर्क में रहिए। अगले वर्ष ये 51 करूंगा और धीरे धीरे इनको बढ़ाता जाऊंगा। जी। तो ये एक मन में विचार है कि हम कैसे लोगों के बीच में रहें, कैसे सबकी ध्यान रखें। हमें कोरोना का जो काल है, जी। पहली लहर आई, पहली लहर में भी हम लोग ऐसा नहीं कि उसमें सब लोग साथ में नहीं रहे, हम लोग अपने क्षेत्र में, अपने परिवार में रहे, जो मदद करती बनी, जो सहयोग करते बना वो किया। अब दूसरी लहर आई है, इस दूसरी लहर में भी उसी ताकत के साथ हम, हमारे सहयोगी, हमारे शहरवासी सब लोग लगे हैं, खड़े हैं और इस लड़ाई को, हम आधी लड़ाई को जीत चुके हैं जी। अभी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने अभी आधी लड़ाई की, जी। अभी पीछे तीसरी लहर की आहट भी आ रही है जी। पीछे से। तो बिल्कुल। इस तीसरी लहर के लिए भी हमें तैयार रहना होगा और बिल्कुल। हमें आज से ही आगे का सोचना होगा कि कल हमारे सामने क्या परिस्थिति बनेगी, क्या स्थिति बनेगी। प्रशासन जिस भूमिका में है वो जग जाहिर है। जी। तो लेकिन वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। हमें राहत देना है, हमें राहत का काम करना है। हम उस चीज के ऊपर अपना आज से ही अपनी सोच बनाए बैठे हैं कि जी। कल के दिन हमें अगर ये परिस्थिति निर्मित होती है तो हमें क्या करना है, आगे हमारी क्या योजना होगी, हम अपने लोगों को कैसे राहत दिला पाएंगे। जी। जी विकास जी। वाकई बड़ी चुनौती होगी क्योंकि पहली लहर में कुछ और मानक तय किए गए थे, जो दवाइयाँ मिल रही थीं या जो चीज़ें थीं उनकी मांग ज़्यादा थी। दूसरी लहर जैसे ही आई उसमें ऑक्सीजन और रेमडेसिविर तमाम ऐसे नाम थे जिन्हें हम नहीं जानते थे, लेकिन आज हम अच्छे से उन नामों से परिचित हैं। तीसरी लहर को लेकर भी आप तैयारी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और किस तरह से आपने पूरा प्रबंधन किया है? क्योंकि आप प्रबंधन के मास्टर कहे जाते हैं, ये तो लोगों की तरफ से निकल कर आता ही है कि किस तरह से आपका एक जो दूरदर्शी सोच है वो अक्सर दिखाई देती है। तो इस बार तीसरी लहर को लेकर के क्या कुछ आपने तैयारियां की हैं, क्या कुछ समीक्षाएं की हैं और कितना इसको चुनौती मानते हैं? देखिए, तीसरी लहर जो आने वाली है जी। उसके लिए बिल्कुल जैसा वैज्ञानिकों का कहना है, सबका बताना है कि बच्चों के ऊपर ये लहर, इसका असर रहेगा। जी। तो तीसरी लहर के लिए जो मेरे मन में विचार आया कि इसको किस तरह से संभाला जाए, जी। तो सबसे पहले तो जो शासकीय उपलब्धियां यहाँ पे उपलब्धता है उस पर ध्यान दिया है जी। कि अस्पताल में कितनी जगह है, अस्पताल में कितनी व्यवस्था हो सकती है। मैंने अपने स्तर पर जो बच्चों के डॉक्टर शहर में हैं उनसे चर्चा की है कि भाई आपके पास आप क्या इंतजाम कर सकते हैं, कितने बच्चों के लिए बेड कर सकते हैं, अगर हम आपके पास बेड बढ़ाएं, आपको वो मशीनें उपलब्ध करवाएं जो आपको आवश्यकता है। तो 2-3 जगह मैंने वो बात करके रखी है और मैं इस तरफ भी मेरा दिमाग चल रहा है कि किस तरह से ये अगर दौर आता है, भगवान करे एक तो ना आए, और अगर आता है
तो इसको हम पूरी ताकत से, पूरी शक्ति के साथ में लड़ाई लड़ेंगे जी। और हम अपने शहर का, अपने जिले का नुकसान नहीं होने देंगे। जी। ये मुझे विश्वास और भरोसा है। बिल्कुल। चूंकि आप सबकी बात लोग सुनते हैं, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में शादियां होती हैं, विभिन्न तरह के आयोजन होते जी। हैं, धार्मिक क्षेत्र है जी। बुंदेलखंड, तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती होगी आपके लिए। मास्क का पूरा पालन करवाया जाए, वैक्सीनेशन भी पूरी तरह से हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाए, लेकिन उन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है कई बार। तो कैसे कोशिश करते हैं, क्या करने जाते हैं और कैसे उनको मनाते हैं? क्योंकि मनाना ही होता है एक जनप्रतिनिधि का काम, क्योंकि वो आदेशित नहीं करता है, वो मनाता है, जनता की भावनाओं को समझ करके उसको आगे बढ़ाता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि मैं लगातार फोन से संपर्क में हूँ। जी। मैं फोन कर रहा हूँ, फोन पर मेरे उनसे यही कहना है कि भैया घर में रहना है, जी। सुरक्षित रहना है, जी। हमें बाहर नहीं निकलना है। आज समय ये इतना खराब है, ये बीमारी खराब है, हमें खुद सुरक्षित रहना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। साथ ही साथ जो कोविड गाइडलाइन है, हमें उसका पालन करना है। हमें अगर बाहर निकले, उस परिस्थिति में हम बाहर निकले जब हमें आवश्यक हो, और जी। हम मास्क लगाकर बाहर निकले। हमें अपने हाथ धोने चाहिए, जी। जो दूरी बराबर हमको बना के चलनी चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग अपील भी करते हैं। मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपील की है, टेलीफोन के माध्यम से भी अपील कर रहा हूँ, जी। समाचार पत्रों में भी इस तरह की मैंने अपील की है। जी। तो लोगों के साथ में दोनों तरीके से प्रयास कर रहा हूँ कि जी। उनके साथ में, उनके तक ये संदेश पहुंचे कि कोविड से हमें बचने के लिए ये जी। सारे उपाय जरूरी है, और जी। आगे आने वाली आहट के लिए भी हम उनको सतर्क करते जा रहे बिल्कुल। हैं कि भविष्य में हमें आगे भी ध्यान बिल्कुल रखना ठीक बात है। होगा। एक 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 सवाल और मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा, एक छोटा-सा सवाल है। जी। विधायक जी। आलोक चतुर्वेदी और पज्जन भैया, 2 शब्द यहाँ पर निकल कर के आते हैं। आपके क्षेत्र के लोगों से अक्सर मुलाकात होती है, बात भी होती है। तो वो पज्जन भैया को बहुत करीब मानते हैं, जबकि वो जी। कहते हैं कि विधायक तो आलोक चतुर्वेदी होंगे, लेकिन हमारे तो पज्जन भैया हैं। क्या कहेंगे? मैं आपसे कहा मैंने, निश्चित रूप से ये सब उनका प्यार है, जी। जो साथ वाले हैं उनका प्यार है, और बड़े बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। जी। और मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है कि लोगों का इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मुझे मिला है, मुझे सब मिल गया है। जी। और जब मैं इस शहर में जन्मा हूँ, इस शहर में पढ़ा हूँ, इस शहर में बड़ा हुआ हूँ, तो जी। मेरी जो जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, जी। जो पीछे से चली आ रही है, आज से नहीं चली आ रही। मेरा परिवार पिछले 60 वर्षों से लगातार राजनीतिक क्षेत्र में रहा है, जी। और राजनीतिक क्षेत्र में जो यहाँ सेवा करते बनी है, वो सेवा की है। और जी। मैं आगे आने वाली पीढ़ी को भी यही कहूंगा जी। कि इस क्षेत्र ने हमें सब कुछ दिया है, हमें जी। इस क्षेत्र का मान सम्मान बरकरार रखना है। जी। उन बच्चों को भी आगे अपने यही सिखाऊंगा कि जी। इनको बेटा कभी पीठ मत दिखाना, बिल्कुल। हरदम उनके सामने आगे खड़े होना। जी। और यही वो प्यार है, ये वही आशीर्वाद है, जी। और मैं चाहूंगा कि ये मेरे पास हरदम मुझे मिलता रहे, यही बिल्कुल। चाहूंगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए। जो हम देख रहे थे, सुन रहे थे, उस पर आज आपसे हमने जी। इसीलिए जानने की कोशिश की ताकि और भी लोगों के सामने ये नज़ीर पेश की जा सके कि कैसे एक जनप्रतिनिधि लगातार अपनी जनता के बीच में काम करता है। आपने जो काम किया है, बंसल न्यूज़ उसके लिए आपको साधुवाद देता है, धन्यवाद देता है, क्योंकि ऐसे ही समय में ऐसे ही जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है। जो आप लगातार कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपके क्षेत्र की जनता को इसका लाभ भी मिल रहा है और संबल भी मिल रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ये थे छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, जो कि लगातार कोरोना वॉरियर्स के रूप में मैदान में हैं, लगातार काम कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत की और इसके बाद तीसरी लहर की तैयारी को लेकर भी वो चल रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि कितना दूरदर्शी होता है, उसकी सोच कितनी दूरदर्शी होती है, ये तो आप उनको सुनने के बाद समझ ही गए होंगे। और इसके अलावा वो जिस तरह से क्षेत्र की जनता के लिए विधायक न रहते हुए भी काम करते हैं, तो अब तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस पर वो लगातार खरे उतर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र की जनता अपने आप को ऐसा महसूस न करे कि उसे किसी संसाधन की कमी है या साधन की कमी है। तो आज कोरोना काल में एक बेहतर मिसाल पेश की है छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो इसी तरह के काम लगातार और निरंतर जारी रखेंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।